नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार। मैं जावेद मिर्ज़ा अभी मधुबनी ज़िला के पंडौल प्रखंड में मौजूद हूँ, जो कि क्षेत्र संख्या 29 है। और मैं यहाँ पर आया हूँ भारत भूषण जी के यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो कार्य किस तरह से करना चाहते हैं और अपने ज़िला में किस तरह से रोज़गार पैदा करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस सुदूर देहात में आए। इसके लिए आप सबों का स्वागत करता हूँ और आप ही के माध्यम से अपने जनता मालिक का भी अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि पुनः मुझे एक बार जीतने का मौका दें। मेरे पास जहाँ तक पंचायती राज की बात आप करते हैं, तो पंचायती राज को संवैधानिक रूप से 11वीं अनुसूची के आलोक में कुल 29 विभाग की शक्ति प्रतिनिधान किया गया। यानी 29 विभाग का सारा कार्य योजना, सारी स्वीकृति, उसकी समीक्षा, मॉनिटरिंग, सारा चीज़ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जिम्मे संवैधानिक रूप से दिया गया। लेकिन जैसा कि अनुभव हो रहा है, पिछले कार्यकाल में मैं नहीं था, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, काफ़ी गांव के विकास के लिए काफ़ी करोड़ों में आवंटन दिया। अमूमन 13-14 करोड़ रुपया हर पंचायत में सरकार के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि को मिल गया। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि उस पैसा का सदुपयोग धरातल पर नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है, हमने ये भी देखा है जो कुल 29 विभाग जो संवैधानिक रूप से जो उसको दायरा मिला है, जो कानूनी राइट दिया गया, उसको जनप्रतिनिधि भी अपने उस कानूनी अधिकार को नहीं समझ पा रहा। जैसा कि पहले हम लोग थे, तो अगर जिला में चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे कृषि विभाग की बात हो, चाहे ग्रामीण सड़क की बात हो, चाहे वो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बात हो, यानी हर एक विभाग में जो भी आवंटन आता था तो उसकी हम लोग समीक्षा करते थे और उसके अगेंस्ट में कार्य योजना बनाते थे। और वही कारण रहा कि मैं अपने कार्यकाल में अपने जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कुल 29 विद्यालय स्थापित करवाए। एक सेकंड सर, आप तो कुल 29 नया प्राथमिक विद्यालय का सृजन हमने करवाया। 3 प्राथमिक मकतब भी हमने स्वीकृति करवाया। स्वास्थ्य उपकेंद्र के क्षेत्र में भी हमने 5 अपने निर्वाचन क्षेत्र में बनवाने का काम किया। वैसे भी आप देख लें, बहुत जगह आंगनवाड़ी केंद्रों का, जहाँ की छोटे छोटे बच्चे जो कुपोषित हैं, उसके लिए हर आंगनवाड़ी केंद्र में तो आंगनवाड़ी भवन नहीं बन पाया, लेकिन अमूमन बहुत सारे जगहों पर आंगनवाड़ी भवन भी बनाने का काम किया। करीबन हमारे जिला परिषद क्षेत्र में, यानी मुख्य सड़क की तो बात छोड़ दीजिए, जो चौर चांचर जो मान लेते हैं गांव मोहल्ला का पगडंडी सड़क जो था, जो लोग साइकिल से भी नहीं चल पाते थे, आज वह कालीकृत हो चुका है। लोगों को भी अकल्पनीय लगता है कि आखिर चौर चांचर का भी सड़क पक्की हो गया। आश्चर्य भी होता है और यह जान भी रहे हैं लोग कि भारत भूषण के द्वारा ये सारा DPR का सैंक्शन करवाया गया था। और वही कारण है कि आप जिस दिशा में जाएं और आएंगे तो आपको लगेगा कि कच्ची आपको दिखाई नहीं देगा। यानी आप इससे पिछले कार्यकाल में जो थे 2 बार, मतलब जब आप जिला परिषद बने थे तब ये सब काम किए थे? हाँ, 3 बार हम पिछले कार्यकाल में करवाया था और करीब पिछले कार्यकाल में हार गया। कुछ ऐसे सड़क भी जो महत्वपूर्ण सड़क थी, कुछ छूट गया। वैसे 2024 तक का सारा DPR हमने सैंक्शन करवा दिया था। अब जैसे जैसे टेंडर प्रोसेस हो रहा है तो काम अपना हो रहा है। कुछ हमको लगता है नाक के बराबर
कुछ ऐसे सड़क हैं जो बनना जरूरी था, नहीं बन पाया। अगर मैं जीता रहता तो वो भी बन गया रहता। तो सर इस बार जो इलेक्शन हो रहा है तो मतलब आपका मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे पर जनता को मोटिवेट करना चाहते हैं अपनी तरफ, जिससे कि अभी जो जिला परिषद के कैंडिडेट हैं उनको वोट न देकर आपको वोट करें? देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हमारी जगह पर जो पार्षद निर्वाचित होकर आए उसे जानकारी भी नहीं है कि जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या अधिकार है। उससे भी अगर बात हो तो उनसे पूछिएगा, वो कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, जनता ने उस पर विश्वास जताया, और जैसा कि हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो धड़ल्ले से सारे लोग बोलते हैं कि जो जीत के गया उसको कभी देखा ही नहीं। और मेरे बारे में आम स्वीकार्य है, लोग बोलते हैं कि भारत भूषण जी जब तक थे 2 दिन 3 दिन पर हम लोग को हालचाल पूछते थे। कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की सामाजिक अगर उथल पुथल हो जाती या कोई अप्रिय ऐसी घटना घट जाती थी तो संबंधित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं कि नहीं है ये मतलब नहीं रखता है, लेकिन मैं प्रेजेंट रहता था और प्रयास करता था कि उस मामले को हम अपने सामाजिक स्तर पर निष्पादित कर दें। सर ये बहुत अच्छी बात है, नेता भी ऐसा ही होना चाहिए और जनता भी चाहती है कि हम ऐसा नेता को चुने जो 24 घंटा हमारे लिए अपने टाइम को समय को निकाले। और आपने कहा कि जब आप अपने कार्यकाल में थे तो स्कूलों का निर्माण किया था। सर जिस तरह से स्कूलों का निर्माण हुआ है और अभी जो स्थिति है, हालांकि लॉकडाउन की वजह से तो स्कूल बंद थे, लेकिन शिक्षा में आप क्या करना चाहते हैं? स्कूल तो बन जाते हैं बट वहाँ टीचर नहीं आ पाता है, या जो भी मजबूरियाँ होती है, आप उसको किस मुद्दे से देखना चाहते हैं? देखिए, एक समय था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग फटे पुराने कपड़ों में गांव से 10-10 किलोमीटर दूर पांव पैदल जाया करते थे। पेट में ढंग का भोजन भी नहीं प्राप्त होता था, लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे वो बहुत दूर दूर जा कर के अपने ढंग से अपना पढ़ाई करते थे। सरकार ने इस कठिनाई को समझा और वही कारण था कि हर एक गांव में हर 1 किलोमीटर पर विद्यालय की स्थापना हो गई, भव्य बिल्डिंग भी बन गया। हर क्लास में 5 टीचर यानी एक टीचर यानी 5 वर्ग का क्लास है, स्कूल है, तो 5 विद्यालय वहाँ पर नियोजित हैं। अब जैसा कि गांव के लड़के या बच्चियाँ स्कूल जाती भी नहीं हैं, शैक्षणिक गुणवत्ता होना चाहिए, वो ह्रास हुआ है। या तो कुकुरमुत्ते की तरह हर टोले मोहल्ला में प्राइवेट कोचिंग संस्थान खुल गया। सर अब शिक्षा व्यापार के रूप में दिखने लगा है। हाँ, शिक्षा व्यापार के रूप में हो चुका है और आम जनता भी उस जो पैसा तनख्वाह सरकार से उठाते हैं जो शिक्षक, उससे पूछ भी नहीं पाते हैं कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। और केवल मास्टर साहब से अभिभावकगण यही पूछने जाते हैं कि मेरे बच्चे को जो पोशाक योजना की राशि नहीं मिली, साइकिल की योजना पैसा जो आया वो नहीं मिली, पाठ्य पुस्तक की जो पैसे आने थे वो नहीं मिले, खिचड़ी ढंग के भोजन नहीं प्राप्त हुआ। उसके अलावा ये नहीं पूछता है कि मेरे बच्चे को आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्योंकि अब हर एक घर का लड़का या लड़की प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। सरकारी विद्यालय समझिए पेपर में सिमटा हुआ है, न आम जनता को इससे मतलब है और न किसी जनप्रतिनिधि को इसका सरोकार रह गया है। सब पैसा अपने ढंग से सरकार का अपव्यय हो रहा है। तो सर आप लोग इतने बड़े पद पे हैं तो मान के चलिए आप तो अपनी बातों को सरकार को रखते होंगे ना? सरकार भी चाहती है कि सरकारी संस्था चौपट हो जाए। अगर ऐसा रहता तो प्राइवेट शिक्षण संस्थान के उद्घाटन में मंत्री जी लोग जाते हैं। सबको सरकार निजीकरण में करना चाहती है। मैं जो कह रहा हूँ ये समझिए ना, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो MP हों, MLA हों, मिनिस्टर हों, सब के साइड में एक बिजनेस है। कोई नर्सिंग होम चला रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल खोले हुआ है, सबका धंधा फल फूल रहा है। वो चाहता है कि सरकारी विद्यालय या सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय चौपट हो जाए, ताकि हमारा जो अपना साइड बिजनेस है, नर्सिंग हो या कोचिंग संस्थान हो, मेरा फलता फूलता रहे। और यही कारण है कि सरकार के मिनिस्टर भी, उनकी जवाबदेही बनती है सरकारी संस्थानों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, लेकिन ऐसा न करके उससे सरकारी संस्थान के प्रति उदासीन रहते हैं।
और वो जाते हैं, अगर उनको आप देखते होइएगा बहुत ऐसे मिनिस्टर को कि प्राइवेट नर्सिंग होम का कोई उद्घाटन करने जा रहे हैं, कोई प्राइवेट कोचिंग संस्थान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये सब तो चल रहा है। सरकार से जुड़े हुए लोग सरकारी संस्थाओं को हरास करने में लगे हुए हैं, यह कटु सत्य है। सर मुझे एक जानकारी दीजिए कि जिला परिषद बनने के बाद यानी जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो कौन कौन से मुख्य ऐसे फंड हैं जो जनता के लिए सरकार सबसे ज़्यादा कोशिश करती है कि उन्हें मिले? देखिए, सरकार के स्तर पर तो जैसा कि व्यक्तिगत लाभुक योजना बहुत सारी ऐसी है जो चलती है। कभी इस देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि लाभुकों के पास मैं दिल्ली से अगर 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसे मात्र मिलते हैं। एक ऐसी भी सरकार आई कि 100 के 100 अगर 100 रुपया लाभुक को देना है तो उसके खाते में आ जाता है पैसा, आप देख रहे हैं जी। लेकिन वह लाभुक करते क्या हैं? जो जनप्रतिनिधि, तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं। और वह लाभुक करता क्या है? वो सरकार भेज रही है या उसका आर्थिक सर्वेक्षण सूची में 2011 में ही नाम आ गया, क्रमांक अनुसार से उसका अलॉटमेंट आता है। लेकिन लोग इतने ये हैं, और दलाल लोग ब्लॉक जाते हैं या जिला जाते हैं, उसको किसी न किसी रूप से सूची मिल जाती है। वो समझते हैं कि अमुक आदमी के नाम से इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास आ गया, और चले जाते हैं, उससे कुछ स्वीकार करवा लेते हैं कि 15,000 20,000 आप दोगे, मैं आपको करवा देता हूं, जबकि ऑलरेडी ऊपर से ही आ रहता है। वो अपने खाता से पैसा ले करके उस दलाल को पहुंचा देते हैं। सर जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना हो, ये सब योजनाएं सिर्फ एक तरह से पेपर में लिपट गई है कि आप देख सकते हैं ज़मीनी स्तर पर इन योजनाओं का कहीं भी नामो निशान नहीं हो रहा है। देखिए, ज़मीनी स्तर पर सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन उसमें दलाल एक ऐसा रूप अपने आप को बना लिया है कि वह लाभुक से पैसा ऐंठ लेता है। सरकार तो ऊपर से मान लेता है प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दे दिया, 100 का 100 उसके खाते में आ गया। अब वह लाभुक अपने खाता से निकाल के उस दलाल के यहाँ पहुँचा देता है। अब जैसा कि अभी मनरेगा योजना चल रही है, मनरेगा योजना में कहीं मेरे ख्याल से काम नहीं हो रहा है, सब पेपर वर्क है। अब किसी के खाता में अगर 2,000 रुपया आया तो वह, अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ या काम करवाया हूँ, तो हमारा एक ही काम रह गया कि 2,000 अगर अमुक आदमी के खाते में आ गया तो उनको मैं बोल देता हूँ कि आपके खाते में पैसा आ गया, 200-300 रुपया उसको निकाल के दे देता हूँ, और वह खाता में जाता है, अपना पैसा निकाल के मेरे जेब में लगा देता है, मेरे जेब में डाल देता है। तो सरकार कर क्या पाएगी? यहाँ तो लोग खुद अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि लोग खुद दलालों के चंगुल में फंसते हैं। उनको अपने आप में समझ ही नहीं है कि मेरे पास सरकार ने इतना पैसा दिया। अब जैसा कि क्वारंटाइन के समय में, कोरोना जैसी महामारी के समय में, हर पंचायत में एक फेज में 9 लाख रुपया दिया, दूसरे फेज में 6 लाख रुपया दिया। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कोई समझ भी पाया होगा। जी, आप लोग से अच्छा को सर को मुझे नहीं लगता शायद कोई समझ पाया होगा। नहीं समझ पा रहे हैं। अब जैसा कि गलियों में रोशनी की व्यवस्था करनी है, अब ये भय पर लगा। अब जो लगाया वो तो अपने पॉकेट से नहीं लगाया। सरकार ने जो 13-14 करोड़ रुपया हर पंचायत में दिया, पक्की गली, नली, 7 निश्चय कार्यक्रम का जो संचालन किया, शुद्ध पेयजल के निर्माण के लिए हर वार्ड में, क्योंकि सरकार की सोच थी और जो भी शोध करता थे सबों को यह समझ में आए कि लोग बीमार पड़ते हैं तो उसका मुख्य कारण है अशुद्ध पानी। शुद्ध पानी लोग कैसे पिए, इस कारण से यह नल जल की योजना शुरुआत किया और हर वार्ड में 15 लाख 16 लाख रुपया दिया। लेकिन हो क्या रहा है कि वह नल जल एक समझिए अब बकरी बांधने के लिए यूज हो रहा है। सर सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि नल जल योजना फेल हो गया सरकार का। फेल तो हो गया, लेकिन आम लोगों का ही पैसा न बिहार या राज्य सरकार के खजाने में जो पैसे हैं वो तो आम जनता का पैसा है, उसी से टैक्स लिया जाता है ना। चाहे हम लोगों के टैक्स से ही वो पैसा, जनता के पैसा खजाना में गया और सरकार ने जनता के हित में योजना लागू किया। सरकार की मंशा सही थी, लेकिन यहाँ कार्य कराने वाले जो लोग हैं वह पैसा
खाने के लिए, यानी उसमें लूट करने की गुंजाइश के तहत कहीं अच्छे ढंग से काम नहीं किया। जी बिल्कुल सर, यही देखने को मिल रहा है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, चाहे वो मुखिया हो, वहाँ का सरपंच हो, पंचायत समिति हो, कहीं भी सर ज़मीनी स्तर पर वर्क नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं दिख जब जहाँ भी जाते हैं मुखिया जी के द्वारा कोई भी कार्य नज़र नहीं आता है, जनता हमेशा परेशान रहती है। नहीं, उसके पीछे एक कारण और भी है। या तो जनप्रतिनिधि लूट खसोट में ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखते हैं। दूसरी बात यह है, सेवा का भाव बहुत कम जनप्रतिनिधि को है। जिस जनप्रतिनिधि को सेवा का भाव है कि नहीं, हमें आम जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व अपने आप को समझते हैं कि मेरा उत्तरदायित्व बनता है, तो वह आदमी अपने पंचायत में या अपने कार्यक्षेत्र में बढ़िया काम किया है, जनता को भी सही रास्ता बताया है कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे ये करना है। जैसे मनरेगा की योजना की बात मैं करता हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब मान लेते हैं 3 साल पहले जिस सड़क का लंबाई था या चौड़ाई था 20 फीट, फिर 3 साल के बाद उस पर लाखों रुपया खर्चा हुआ, सड़क जस की तस है। एक सड़क के निर्माण में विगत हमको लगता है मनरेगा जब से लागू हुआ तब से हमको लगता है कितना करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया होगा। वो अगर पेपर से अगर देखा जाए, तुलना किया जाएगा, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप रोजगार पे बता रहे थे, असल बात है जनता को ना सर उसके हक में क्या होना चाहिए और सरकार उसे क्या देना चाहती है, असल में उन्हें पता नहीं चलता है। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अभी आपने कहा कुछ अच्छे जनप्रतिनिधि होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ काम हो, और कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो चाहते हैं कि काम मतलब काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वो पैसा देखकर चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि अपने अकाउंट में जाए, वो यही चाहते हैं। तो सर आप जनता को कैसा मतलब मैसेज देना चाहते हैं? हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं, यही अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार आपके हित के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी योजना चला रहे हैं, और वह जो योजना चलाई जा रही है तो वह पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है। तो पंचायत प्रतिनिधि सेवक के रूप में जो आपकी सेवा कर पाए, जिसके भीतर में सामाजिक सेवा का भाव हो, सोशल थॉट हो, जो हर एक आदमी के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करता हो, वैसे आदमी को आप जनप्रतिनिधि के रूप में आप स्वीकार करें, उनको निर्वाचित करें, तभी सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वह आम जनता तक सही ढंग से उसको लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, भारत भूषण जी का कहना है कि जो भी जनता यानी इनको इस मुद्दे पर चुने कि ये रोजगार लाना चाहते हैं और जो भी इन्हें योजनाएं मिलेगी वो ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। और इनके पास एक्सपीरियंस भी है, ये 3 बार जीत चुके हैं और काम भी किए हैं, जैसा कि हम लोगों को पता चला। और जब हम लोग समझे कि भारत भूषण जी 3 बार जीते हुए हैं और किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप उनका एक बार इंटरव्यू लीजिए, तो ऐसे जीनियस आदमी को या ऐसे एक्सपीरियंसड आदमी को मुझे लग रहा है शायद यहाँ के जनता का एक नसीब कहा जाए, खुशनसीबी है कि ऐसे नेता से उन्हें ऐसा नेता मिला। क्योंकि हम लोग कई पंचायत, कई शहरें घूमते हैं, मुझे ऐसा नेता अभी तक नहीं मिला था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 बार के जीते हुए जिला पार्षद का मैंने इंटरव्यू किया। और मेरी तरफ से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आप अच्छे से काम करें। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जावेद मिर्ज़ा, तेज बिहार, मैं कैमरामैन फैजान के साथ।